आर्यन खान ड्रग मामले को लेकर नवाब मलिक की सियासत समीर वानखेड़े के धर्म से शुरू होकर सियासत की दहलीज तक पहुंच गई है। अपने बचाव के लिए समीर वानखेड़े के परिजन पहले किरीट सोमैया से मिले, अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत की और रामदास अठावले के घर जाकर मिले। उसके बाद नवाब मलिक ने गियर बदलते हुए सीधा पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगा दिए। देवेंद्र फडणवीस से शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों को अपना हिसाब करना है और नवाब मलिक ने फडणवीस पर ड्रग तस्करों के साथ संबंध होने का आरोप लगाकर एक तरह से दोनों को खुश कर दिया। नवाब मलिक ने कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र ड्रग पेडलर के बीजेपी नेता के साथ संबंध हैं। उन्होंने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर ही ड्रग्स का धंधा चलता आ रहा है। इतना ही नहीं, नवाब मलिक ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग भी कर डाली। साथ ही मलिक ने पूछा कि आखिर क्यों केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले खुद समीर वानखेड़े के परिवार से मिले। उन्होंने कहा कि आरोपी का समर्थन करना दुर्भाग्यपूर्ण है, जो सवालों के घेरे में है। इसके पहले रामदास अठावले ने समीर वानखेड़े के परिजनों से मिलने के बाद नवाब मलिक पर करारा वार किया और कहा था कि नवाब मलिक के दामाद को एनसीबी ने पकड़ा, वो जेल में था, अभी जमानत पर निकला है। नवाब मलिक उसी वजह से वानखेड़े के परिवार को निशाना बना रहे हैं। अठावले ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी पूरी तरह से वानखेड़े के परिवार के साथ है। इसके पहले बीजेपी नेता मोहित कंबोज नवाब मलिक पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का केस कर चुके हैं। नवाब मलिक ने कहा कि वानखेड़े के घर अरुण हलधर क्यों गए। उन्होंने कहा कि एससी कमीशन की मर्यादा को हलधर भूल गए हैं, वे एससी कमीशन की मर्यादा को समझें। नवाब मलिक ने आगे कहा कि अरुण हलधर का रवैया संदेहास्पद है। जेल में बंद जयदीप राणा को मदद किसने पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कई नेताओं के ड्रग पेडलर्स से संबंध हैं। मैंने जयदीप राणा का फोटो ट्विटर पर डाला है। उन्होंने कहा कि जयदीप राणा के देवेंद्र फडणवीस से संबंध हैं। जयदीप ने फडणवीस की पत्नी के गाने फाइनेंस किए। ड्रग ट्रैफिकिंग में जयदीप राणा की गिरफ्तारी हुई थी। उन्होंने कहा कि एक गाने में जयदीप राणा, देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी तीनों शामिल हैं। नवाब मलिक ने अपना निशाना और तेज करते हुए कहा कि समीर वानखेड़े को लाने वाले देवेंद्र फडणवीस थे ताकि लोगों को ड्रग्स केस में फंसाया जा सके। उन्होंने कहा कि सारा ड्रग्स का खेल देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर ही हो रहा है। मलिक ने कहा कि काशिफ खान जैसे ड्रग पेडलर्स को छोड़ दिया गया। ड्रग पेडलर को बचाने के लिए ही समीर वानखेड़े को लाया गया था। पूरा ड्रग्स का खेल महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के संरक्षण में चल रहा था और चल रहा है। इसलिए फडणवीस पर लगे आरोपों की केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई जांच हो। नवाब मलिक ने आगे कहा कि प्रतीक गाबा और नीरज मुंडे से देवेंद्र फडणवीस के संबंध हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। 3 दिन में दूसरी बार सुनील जाखड़ ने अपनी ही पार्टी पर हमला किया। सुनील जाखड़ सीधे तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वजह इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस पर सरकार या पार्टी की तरफ से किसी आयोजन का नहीं होना था। सुनील जाखड़ ने अपने एक ट्वीट में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के तहत पिछले साल जारी पंजाब सरकार के एक विज्ञापन को टैग किया और कहा कि मैं समझ सकता हूं कि बीजेपी इतिहास से आयरन लेडी ऑफ इंडिया को मिटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या अभी भी पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं है। जाखड़ ने एक अन्य ट्वीट में परोक्ष रूप से जगदीश टाइटलर को दिल्ली कांग्रेस की नई कार्यकारी समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में नियुक्त करने को लेकर संकेत दिया और आश्चर्य जताया कि क्या सरकार द्वारा इंदिरा गांधी को याद करने के लिए विज्ञापन जारी नहीं करने का इससे कोई लेना देना है। उन्होंने कहा, या फिर ये 2 दिन पहले हुई नियुक्ति के आलोक में दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है का मामला है। टाइटलर का नाम 1984 के सिख विरोधी दंगों के सिलसिले में आया था। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में जोड़ते हुए कहा कि मैं जानता हूं कि कैप्टन साहब पिछले साल पंजाब सरकार के इस विज्ञापन का उपयोग करने से बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि आज कोई भी नहीं दिखाई दिया। 1984 में आज ही के दिन इंदिरा गांधी की उनके ही 2 सुरक्षा गार्ड्स ने हत्या कर दी थी। पंजाब में भाजपा और शिरोमणि अकाली दल समेत विपक्षी दलों ने जगदीश टाइटलर की नियुक्ति को लेकर चन्नी के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा। भाजपा नेता तरुण चुग ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस की राज्य इकाई के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू से ये स्पष्ट करने को कहा कि क्या उन्होंने टाइटलर की समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में नियुक्ति का समर्थन किया है। अकाली दल के नेता दलजीत चीमा ने चन्नी से पंजाबियों को ये बताने के लिए कहा कि उन्होंने टाइटलर को एक प्रतिष्ठित कांग्रेस पैनल में नियुक्त करने के लिए अपनी सहमति क्यों दी। 3 दिन पहले भी जाखड़ ने टिप्पणी की थी, जब चन्नी दिल्ली के दौरे पर आए थे।
और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल उसी दिन पंजाब गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आर्यन खान ड्रग मामले में नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाते हुए कह डाला कि महाराष्ट्र से गोवा तक ड्रग का सारा कारोबार फडणवीस के संरक्षण में ही चलता है और उनके कई ड्रग पैडलर्स के साथ संबंध हैं। नवाब मलिक के इन आरोपों के बाद महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा तूफान उठ खड़ा हुआ है। राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक को अपने रडार पर लिया और कहा कि फडणवीस ने कहा कि मलिक ने उनकी पत्नी अमृता और ड्रग तस्कर जयदीप राणा की जो तस्वीर शेयर की वो 4 साल पुरानी है। उन्होंने कहा कि जयदीप राणा से उनके परिवार का कोई संबंध नहीं है। पूर्व सीएम फडणवीस ने नवाब मलिक पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध हैं, जिसके सबूत वह मीडिया और शरद पवार को दिवाली के बाद देंगे। वहीं फडणवीस के आरोपों पर नवाब मलिक की सफाई भी आ गई है। उन्होंने कहा कि वह फडणवीस के आरोपों पर कल यानी मंगलवार को सफाई देंगे। नवाब मलिक ने कुछ फोटोज ट्वीट किए थे। इनमें देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस दिखाई दे रही हैं। अलग अलग फोटोज में दोनों के साथ एक शख्स और खड़ा है, जिसको नवाब मलिक ने जयदीप राणा बताया, जो कि ड्रग तस्कर है, फिलहाल जेल में है। जानकारी के मुताबिक राणा को इसी साल जून में एनसीबी ने ही गिरफ्तार किया था। नवाब मलिक के आरोपों पर फडणवीस ने पूछा कि फोटो 4 साल पुरानी है, मलिक को आज उसकी याद क्यों आई? पूर्व सीएम ने आगे कहा कि वह शख्स रिवर मार्च ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ आया था और ड्रग केस में उसका नाम आने से पहले ये मीटिंग हुई थी। फडणवीस सरकार के वक्त चल चल मुंबई नदी संरक्षण अभियान चलाया गया था। इसमें मुंबई रिवर एंथम लॉन्च किया गया था। नवाब मलिक ने आरोप लगाया था जयदीप राणा इस अभियान का फाइनेंस हेड था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। यूपी की सियासत में सबसे ज्यादा तोलमोल और तिकड़म करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने सियासी सौदेबाजी के लिए क्या क्या नहीं किया। बीजेपी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी और प्रियंका वाड्रा से लेकर अखिलेश यादव तक सबके दरवाजे घुमाए। पहले ओवैसी के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया, लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव की तरफ से मुंह मांगा ऑफर मिला, ओवैसी को ठेंगा दिखाकर राजभर साइकिल पर सवार हो गए। ओम प्रकाश राजभर की इस मतलब परस्त सियासत पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा हमला किया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भाजपा पिछड़ा वर्ग की ओर से आयोजित सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में योगी ने नाम लिए बिना कहा कि बाप खुद मंत्री था, बेटे को सांसद बनाना चाहता था, दूसरे बेटे को एमएलसी बनाना चाहता था। समाज की रहनुमाई के नाम पर ब्लैकमेलिंग का ये धंधा बंद करना होगा, इनकी दुकानें बंद होंगी। योगी ने नाम भले ही नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर की ओर था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गौरी और गजनी के अनुयायी बन रहे हैं और वोट मांगेंगे महाराजा सुहेलदेव के नाम पर। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार में राजभर समाज से 2 मंत्री थे। बहराइच में स्मारक बनाने की बात आई तो एक मंत्री ने विरोध किया था। वहां जो स्मारक बनाया जा रहा है वह देश और दुनिया देखेगी। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने कुछ दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी के साथ बहराइच में गाजी की मजार पर मत्था टेका था और इसे लेकर विवाद हो गया था। ओम प्रकाश राजभर योगी कैबिनेट में मंत्री रहे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये जातियों का सम्मेलन नहीं है, लोग यहाँ सामाजिक चेतना के लिए आए हैं। अपने इतिहास पर गौरव करने वाला, अपने मित्र और शत्रु की पहचान करने वाला समाज ही यशस्वी बनता है। जो ये नहीं करता उसके सामने पहचान का संकट होता है। महाराजा सुहेलदेव का पराक्रम ऐसा था कि 150 साल तक कोई विदेशी भारत की तरफ देखने की हिम्मत न कर सका, लेकिन बाद के 1000 सालों में उन्हें भुला दिया गया। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में करीब 55 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, सपा की सरकार भी 4 बार थी। इन्होंने सुहेलदेव के नाम पर कुछ नहीं किया, जबकि इस देश में नेहरू परिवार के सदस्यों के नाम पर सैकड़ों स्मारक हैं, जैसे देश को इन्होंने ही बनाया था। महाराजा सुहेलदेव राजभर समाज से थे, हिंदू रक्षक थे। बहराइच में सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनाया जा रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है और सुहेलदेव के नाम पर हम विश्वविद्यालय भी बनाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस के लिए अपना कुल खानदान ही प्रदेश है। पहले उत्तर प्रदेश में गुंडे मवालियों का काफिला चलता था, अब किसी माफिया की हैसियत है क्या? माफिया और अपराधी ओम स्वाहा हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पहले केंद्र और प्रदेश में सरकार बनने पर लोग अपनी हवेली बनाते थे। भाजपा की सरकार गरीबों के लिए आवास बना रही है। पहले नौकरी निकलती थी तो एक खानदान झोला लेकर वसूली के लिए निकल जाता था,
अब बिना भेदभाव और घूस के युवाओं को नौकरियां मिलती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से सीएम का चेहरा हैं और दावा कर रहे हैं कि वे पूरे 400 सीटें जीतेंगे, लेकिन लगता है कि अब उन्हें यूपी की जमीनी हकीकत का अंदाजा हो गया है, इसीलिए उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। अखिलेश यादव फिलहाल लोकसभा में सांसद हैं और चुनाव हारने के बाद वे समाजवादी पार्टी की एक सीट नहीं खराब करना चाहेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव वे जीतते हैं तो फिर बाद में उन्हें लोकसभा और विधानसभा में से किसी एक को चुनना होगा। इसीलिए अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। अखिलेश ने जयंत चौधरी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन को लेकर भी बातें स्पष्ट कर दी। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सपा और आरएलडी के बीच गठबंधन को लेकर बात बन गई है। अखिलेश ने कहा कि रालोद के साथ सीट बंटवारे को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। अखिलेश यादव अभी आजमगढ़ से सांसद हैं, साथ ही वे समाजवादी पार्टी की ओर से यूपी चुनाव में सीएम पद का चेहरा भी हैं। इससे पहले हरदोई में विजय रथ लेकर पहुंचे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि सरदार पटेल के रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन इस सरकार के कार्यकाल में ही सबसे ज्यादा किसान दुखी हैं। अखिलेश ने कहा कि किसानों की आय कम हुई है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। जिस तरह से सरकार चल रही है, सभी वर्ग अपमानित हो रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के दो ही काम है, एक समाजवादी पार्टी के कामों के नाम बदलना और दूसरा शौचालय बनवाना। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लौह पुरुष सरदार पटेल को आज याद तो कर रही है, अगर वास्तव में उनके बताए रास्ते पर चलना है तो 3 कृषि बिल भाजपा ने जो पास किए हैं उनको आज ही वापस ले लें, यही पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाकर ये तो साफ कर दिया कि आर्यन खान ड्रग मामले को सियासत के जंगल में उलझाया जाए, और इसीलिए नवाब मलिक एक के बाद एक विवाद शुरू करते जा रहे हैं। आर्यन खान मामले से फोकस हटा और आर्यन खान सहित उनका दामाद सुरक्षित बच निकले, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ आरोप लगाकर नवाब मलिक ने बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। नवाब मलिक पर भड़की बीजेपी ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए और एनसीपी ही नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे को भी लपेटे में ले लिया। बीजेपी नेता राम कदम ने नवाब मलिक को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो खुद के दामाद और प्रभाकर का नार्को टेस्ट करवाएं। इसके साथ ही राम कदम ने उद्धव सरकार को भी घेरा और पूछा कि महाराष्ट्र सरकार आखिर ड्रग्स माफिया का समर्थन क्यों कर रही है। राम कदम ने कहा कि अपना दागी चेहरा छिपाने के लिए पहले समीर वानखेड़े के परिवार को घसीटा, उसके बाद भी जब इनका दागी चेहरा नहीं छिप पाया तो उन्होंने राजनीतिक मजबूरी के चलते देवेंद्र फडणवीस और उनके परिवार को घसीटना शुरू कर दिया। राम कदम ने कहा कि बेहतर होता कि वे खुद इस बात को कहते कि हम हमारे दामाद का नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। प्रभाकर, जिसे लोग दुनिया के सामने लेकर आए, उसका नार्को टेस्ट कराने को तैयार हैं, तो शायद लोग यकीन करते। नवाब मलिक के आरोपों पर देवेंद्र फडणवीस से पलटवार करते हुए कहा कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध हैं, इसके सबूत मीडिया को दूंगा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नवाब मलिक के आरोप हास्यास्पद हैं। रिवर एंथम के लिए जो टीम आई थी, उस क्रिएटिव टीम के एक सदस्य ने फोटो खिंचाई। 4 साल पहले का फोटो है, उस व्यक्ति का मेरे साथ भी फोटो है। जानबूझकर मेरी पत्नी के साथ फोटो ट्वीट किया है। अगर किसी के साथ फोटो खिंचवाने से वो ड्रग्स माफिया होता है तो जिसका दामाद ड्रग्स के साथ पकड़ा गया वो क्या है, उसकी पार्टी क्या है? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अभी उन्होंने दिवाली से पहले लवंगी बम लगाया है, दिवाली के बाद मैं बम फोड़ूंगा। इससे पहले नवाब मलिक ने आरोप लगाते हुए कहा था कि महाराष्ट्र में ड्रग का पूरा खेल कहीं न कहीं देवेंद्र जी के आशीर्वाद से चल रहा था और चल रहा है। इसी मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। आखिर इस शहर में देवेंद्र जी का ड्रग्स के धंधे में क्या कनेक्शन है? इसके पहले नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि ड्रग पेडलर जयदीप राणा के देवेंद्र फडणवीस से संबंध हैं। जयदीप ने फडणवीस की पत्नी के गाने फाइनेंस किए। ड्रग ट्रैफिकिंग में जयदीप राणा की गिरफ्तारी हुई। उन्होंने कहा कि एक गाने में जयदीप राणा, देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी तीनों शामिल हैं। नवाब मलिक ने अपना निशाना और तेज करते हुए कहा कि समीर वानखेड़े को लाने वाले देवेंद्र फडणवीस थे ताकि लोगों को ड्रग्स केस में फंसाया जा सके। उन्होंने कहा सारा ड्रग्स का खेल देवेंद्र फडणवीस के ही इशारे पर हो रहा है। मलिक ने कहा कि काशिफ खान जैसे ड्रग पेडलर्स को छोड़ दिया गया। ड्रग पेडलर को बचाने के लिए ही समीर वानखेड़े को लाया गया था। पूरा ड्रग का खेल महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के संरक्षण में चल रहा था और चल रहा है। इसलिए फडणवीस पर लगे आरोपों की केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से जांच हो। नवाब मलिक ने आगे कहा कि प्रतीक गाबा और नीरज मुंडे से देवेंद्र फडणवीस के संबंध हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल अपनी सियासी दुकान चमकाने में बिजी हैं। चुनाव पंजाब का है तो किसानों के बिना चुनाव की कोई बात कैसे करेगा। इसीलिए अरविंद केजरीवाल भी किसान आंदोलन का चुनावी मजा लेने के लिए एक बैठक का आयोजन कर बैठे, जिसमें उन्होंने किसानों के साथ बातचीत करनी थी। केजरीवाल ने बैठक में किसानों के सामने मुस्कुराते हुए एंट्री मारी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि केजरीवाल को बैठक छोड़कर निकल जाना पड़ा। असल में किसानों ने केजरीवाल को अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के समर्थन पर घेर लिया। अरविंद केजरीवाल गोवा जाने से पहले पंजाब गए थे। दोनों ही राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और केजरीवाल दोनों ही जगह अपनी जगह बनाने में जुटे हैं। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की, लेकिन इस बैठक में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने के मोदी सरकार के फैसले का मुद्दा उठा। किसान नेताओं ने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि उन्होंने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के मोदी सरकार के फैसले का समर्थन क्यों किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसे राजनीतिक सवाल करार दिया और कहा कि इन सवालों का वो बाहर जवाब देंगे। अरविंद केजरीवाल ने बैठक में कहा कि दिल्ली की सारी शक्तियां तो इन्होंने पहले से ही छीन रखी हैं। मैं किसी राज्य के अधिकार छीनने का समर्थन क्यों करूंगा। मैं रोज लड़ रहा हूं दिल्ली के लिए और हमने सुप्रीम कोर्ट में केस कर रखा है। किसानों के संबंध में आपके पास प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। राजनीतिक प्रश्नों का जवाब बाहर दूंगा। अगर मैं किसानों के हक में नहीं हूं तो देश का कोई नेता नहीं है। बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए भी मैं तैयार हूं। हमारी सरकार ने 7 वर्षों में दिल्ली के लिए जितना किया है, मुझे नहीं लगता किसी अन्य सरकार ने किया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आखिरकार चरणजीत सिंह चन्नी को नवजोत सिंह सिद्धू और विपक्ष के आगे झुकना ही पड़ा। विवादों में घिरे पंजाब के एडवोकेट जनरल एपीएस देओल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एपीएस देओल ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को अपना इस्तीफा सौंपा है। एपीएस देओल को पंजाब का महाधिवक्ता नियुक्त किए जाने के बाद चन्नी सरकार विपक्ष को निशाने पर ले रही थी। देओल पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी सुमेध सैनी और निलंबित आईजी परमराज सिंह उमरनंगल के वकील थे। ये दोनों अधिकारी बहबल कलां पुलिस फायरिंग मामले में आरोपी थे। पंजाब की चन्नी सरकार द्वारा एपीएस देओल की नियुक्ति के बाद से ही उनकी नियुक्ति विवादों में आ गई थी। बेअदबी मामले के खिलाफ देओल ने ही कोर्ट में पैरवी की थी। इसके अलावा उन्होंने पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी का भी केस लड़ा था। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भी एपीएस देओल की नियुक्ति को लेकर नाराजगी जताई। इसी मुद्दे पर सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के प्रधान पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी नियुक्ति के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने चन्नी सरकार पर निशाना साधा था और कहा था कि जो व्यक्ति बहबल कलां पुलिस फायरिंग मामले में आरोपी लोगों का वकील रहा हो, वह कैसे पंजाब के लोगों को न्याय दिला पाएगा। 2015 में फरीदकोट जिले के कोटकपूरा और बहबल कलां में बेअदबी और उसके बाद हुई पुलिस फायरिंग की घटनाओं को हमेशा राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना गया है। हालांकि देओल ने उस वक्त कहा था कि उन्होंने सैनी की फाइल वापस कर दी है। उन्होंने कहा कि मेरा पहला हित राज्य का हित है। देओल सैनी के मुख्य वकील थे और फरवरी 2022 में राज्य विधानसभा चुनाव तक पंजाब पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज सभी 4 प्राथमिकियों में पूर्व डीजीपी को भी गिरफ्तारी से राहत दिलाने में सफल रहे थे। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आर्यन खान ड्रग मामला अब पूरी तरह से सियासी हो गया है। अब तक समीर वानखेड़े पर आरोप लगा रहे नवाब मलिक ने जैसे ही देवेंद्र फडणवीस को लपेटने की कोशिश की, महाराष्ट्र में सियासी जंग छिड़ गई। अपनी पार्टी के नेता नवाब मलिक के समर्थन में शरद पवार ने अब तक बैटिंग शुरू नहीं की है, लेकिन उनके इशारे पर अब उद्धव ठाकरे इस मामले में कूद पड़े हैं। उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस के दिवाली के बाद बम फोड़ने वाले बयान पर पलटवार किया है। सूत्रों का कहना है कि उद्धव ने कहा कि कुछ लोग दिवाली के बाद बम फोड़ने वाले हैं। मैं इस बात का इंतजार कर रहा हूं कि पाकिस्तान पर बम कब गिरने वाला है। फोटोग्राफी और राजनीति में एक्सपोजिंग बहुत महत्वपूर्ण किरदार अदा करता है और उसके बाद डेवलपिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे असल में समीर वानखेड़े और आर्यन ड्रग मामले में हो रही महाराष्ट्र सरकार की फजीहत से परेशान उद्धव ठाकरे इसी वजह से नवाब मलिक के समर्थन में आगे आए हैं। इसके पहले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। मलिक ने आरोप लगाया कि मुंबई, महाराष्ट्र और गोवा में ड्रग्स का कारोबार देवेंद्र फडणवीस के संरक्षण में किया जा रहा है। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध हैं। इसके सबूत मीडिया को दूंगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नवाब मलिक के आरोप हास्यास्पद हैं। रिवर एंथम के लिए जो टीम आई थी, उस क्रिएटिव टीम के एक सदस्य ने फोटो खिंचवाई। 4 साल पहले का फोटो है। उस व्यक्ति का मेरे साथ भी फोटो है। जानबूझकर मेरी पत्नी के साथ फोटो को ट्वीट किया गया।
अगर किसी के साथ फोटो खिंचाने से वो ड्रग माफिया हो जाता है तो जिसका दामाद ड्रग्स के साथ पकड़ा गया वो क्या है, उसकी पार्टी क्या है? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अभी उन्होंने दिवाली से पहले लौंगी बम लगाया है, दिवाली के बाद मैं बम फोड़ूंगा। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में अखिलेश यादव ने डायरेक्ट एक्शन का ऐलान करने वाले जिन्ना को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे यूपी की सियासत में हंगामा मच गया। अखिलेश यादव ने जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से करने के साथ साथ ये भी कह डाला कि जिन्ना ने देश को आजाद कराया था। तो योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को जिन्ना वाले बयान पर घेरा। अखिलेश ने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की तुलना महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ की। इस बयान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शर्मनाक और तालिबानी मानसिकता वाला बताया। साथ ही कहा कि इसके लिए अखिलेश यादव को माफी भी मांगनी चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था, वह देश तोड़ने वाले जिन्ना की तुलना राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल से कर रहे थे। ये अत्यंत शर्मनाक है। सरदार पटेल भारत की एकता और अखंडता के शिल्पी हैं और पीएम मोदी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया जा रहा है। आजाद भारत को एक भारत के रूप में रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जिन्हें पूरा देश लौह पुरुष के नाम से जानता है। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि कल उनकी विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष खड़ा कर दिया तो देश तोड़ने वाले जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास भी किया। मुझे लगता है कि भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता तो हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि ये तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करती है। पहले सामाजिक तालिबानों को जाति के नाम पर तोड़ने की प्रवृत्ति रही और अब अपने मंसूबों में वे सफल नहीं हो पा रहे हैं तो महान पुरुषों पर लांछन लगाकर पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। पूरे समाज और पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए। अखिलेश यादव को प्रदेश और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उनका ये वक्तव्य इसलिए आया क्योंकि विभाजन की उनकी प्रवृत्ति हमेशा रही है। हरदोई की एक जनसभा में अखिलेश यादव ने कहा था कि सरदार पटेल जमीन को पहचानते थे और जमीन को देखकर फैसला लेते थे। वह जमीन को समझ लेते थे तभी फैसला लेते थे, इसलिए आयरन मैन के नाम से जाने जाते थे। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर बैरिस्टर बनकर आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की, वह बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।